हेलो मेरे प्यारे साइंटिस्टों। तो कैसे आप सब? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, व्हेनेवर यू वॉच दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। क्या करेंगे इस लेक्चर में तुम्हें पता है? आज के लेक्चर में मैं ट्रैक के जरिए पीरियोडिक टेबल आपको समझाऊंगा। वादा है आपसे, ट्रैक के जरिए आपको समझाऊंगा कि किस तरह आप एटॉमिक नंबर को ट्रैक के जरिए याद करोगे। पीरियोडिक टेबल देखने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, बस फिंगर टिप से आप याद करोगे। इजी है यार। पीरियोडिक टेबल का जो एलिमेंट है सबके सब तो मैं आपको नहीं बता रहा, क्योंकि सबका सब पीरियोडिक टेबल ट्रांजिशन एलिमेंट है, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड्स। अगर इसको मैं अंडरस्टैंड करूँ तो इसका कंसेप्ट फर्स्ट ईयर में प्रेजेंट है ही नहीं, सेकंड ईयर में फिर इसको करेंगे। तो पीरियोडिक टेबल पर मेरा इंशाअल्लाह ताला जो है 4 लेक्चर्स आएंगे, और इसमें से 2 लेक्चर फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है, 2 लेक्चर जो है सेकंड ईयर से रिलेटेड है। तो ठीक है, फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट चैप्टर के साथ करूंगा और दूसरा लेक्चर पीरियोडिक टेबल का उस सेकंड लेक्चर के सेकंड चैप्टर के साथ करूंगा, क्योंकि वो सेकंड चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, और इसके बाद जो है लेंथेनाइड, एक्टिनाइड जो एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, उसका कंसेप्ट मैं जो है सेकंड ईयर में 2 लेक्चर में कवर करूंगा। तो आज आप क्या सीखेंगे? आप एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट का याद करेंगे, सबका ठीक है। 118 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आप फिंगर टिप के जरिए याद कर सकते हैं। बस एक ट्रिक बताऊंगा, आपको याद होगा। दूसरा आपको यह पता चलेगा कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 8 ग्रुप्स नहीं है, इससे ज्यादा है। ये 8 ग्रुप का कंसेप्ट किस तरह आया है, ये भी हम मुकम्मल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, और स्टार्ट तो लेंगे बेसिक से कि एटम हमारे पास क्या है, इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक मास, और फिर पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट लेंगे। तो अपने पास हेडिंग डाल दे, कॉपी और पेन निकाल दे, प्यारा सा हेडिंग डाल दे, प्यारा सा सुबह है, प्यारा सा मौसम है, हेडिंग डाल दे एटम का, कि एटम हमारे पास क्या होता है। एटम हमारे पास क्या होता है? देखो, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एलिमेंट है, तो द कॉम्बिनेशन ऑफ सेम एटम्स आर कॉल्ड एलिमेंट। तो सबसे पहला डेफिनेशन जो कि सबसे इजी है, आप ऐसा कर ले कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट या द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड एटम्स। इजी है, बिल्कुल इजी है, शाबाश। अपने पास लिख के द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एलिमेंट आर कॉल्ड, इसको मैं कहूंगा आर कॉल्ड एटम। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एलिमेंट आर कॉल्ड एटम। इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैं एटम कहूंगा। वेरी गुड, शाबाश। अब देखो, एटम के लिए कुछ कंडीशन लिख के कि अगर ये कंडीशन एक एलिमेंट ओबे करता है या कोई भी चीज ओबे करे तो उसको मैं एटम कहूंगा। ठीक है, सबसे पहले ये एटम आपके पास जो है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर है। क्या है आपके पास? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर है। एक ये कंडीशन ओबे करेगा कि ये आपके पास स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर होगा। इससे भी स्मॉलेस्ट है, लेकिन वो दूसरा कंडीशन ओबे नहीं करेगा। मैं कंडीशंस को लिख रहा हूं, वो सब कंडीशन ओबे करेगा। एक आपके पास स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, दूसरा क्या होगा? दूसरा आपके पास जो है, दूसरा ये आपके पास न्यूट्रल इन नेचर होगा। न्यूट्रल इन नेचर। अरे सर स्मॉलेस्ट पार्ट तो आपने बताया, मुझे कंसेप्ट ये समझ में आया कि एटम स्मॉलेस्ट पार्ट है, लेकिन इससे इलेक्ट्रॉन तो और भी स्मॉलेस्ट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल नहीं है। तो ये दोनों कंडीशन ओबे करेगा। ये दोनों कंडीशन स्मॉलेस्ट पार्ट ओबे करते तो ठीक है, वो आपके पास एटम होगा। तीसरा बात आपके पास ये है, ये आपके पास जो है नेवर एग्जिस्ट फ्री इन नेचर। ये आपके पास फ्री इन नेचर जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन वेट, एक्सेप्ट, सिर्फ एक्सेप्ट फ्रॉम नोबल गैसेस।
नोबल गैसेस के अलावा सर, नोबल गैसेस क्यों? क्योंकि इसका डॉपलेट और ऑक्टेट कंप्लीट है, और इसी कंप्लीट की वजह से इस नोबल गैस को हम कहते हैं कि ये आपके पास मॉलिक्यूल है, और इसको हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। मतलब एटम भी है और आपके पास मॉलिक्यूल भी है, क्योंकि इसका डॉपलेट और ऑक्टेट कंप्लीट है। जिसका भी डॉपलेट और ऑक्टेट कंप्लीट वो आपके पास मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा भी कुछ कंडीशन है मॉलिक्यूल के लिए, और मैंने ऑलरेडी आपको जो है लेक्चर नंबर 3 में कवर किया है कि नॉन मेटल, वो कंसेप्ट मैंने सब किया है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि कोई ब्लेम लगा दे कि जिसका ऑक्टेट और डॉपलेट कंप्लीट है आपके पास मॉलिक्यूल है। सर आ जाओ, BF3 का तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कैसे आपके पास मॉलिक्यूल है? और मैंने ऑलरेडी जो है मॉलिक्यूल के कंसेप्ट में मुकम्मल डिटेल से 1 घंटे में मैंने सबको जो है क्लियर किया है। ठीक है, अब देखो जितने भी नोबल गैसेस है ये आपके पास क्या है? ये आपके पास फ्री एग्जिस्ट करता है, स्टिल आपके पास एटम है लेकिन मॉलिक्यूल भी है। ठीक है, तो नोबल गैसेस के अलावा जितने भी आपके पास एटम है ये नेवर एग्जिस्ट फ्री इन नेचर, मतलब फ्री में नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। सर इसका मतलब क्या है? ये कंसेप्ट तो समझ में आया कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर है। न्यूट्रल इन नेचर का क्या मतलब है, और ये आपके पास नेवर एग्जिस्ट फ्री इन नेचर का क्या मतलब है? देखो आपने क्लास 9th में ये पढ़ा है, अगर आपने उर्दू वाला बुक पढ़ा है तो उसमें ये कह रहा है अक्सर कि एटम एक तादीली जर्रा है, एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये आपके पास एटम है, तो एटम में आपको पता है कि इसमें प्रोटॉन भी है और इसमें इलेक्ट्रॉन भी है। अब यहां पर बात है कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। अब प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, तो मतलब पॉजिटिव जितना है उतना नेगेटिव है, तो ये बैलेंस हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ये न्यूट्रल है। अब इसका, अब आप कहेंगे कि सर मैंने तो ये भी पढ़ा कि Cl माइनस, तो Cl माइनस क्या ये आपके पास एटम हो सकता है? अब देखो Cl माइनस आपके पास है, ये आपके पास एक न्यूट्रल नहीं है, तो इस केस में आप इसको एटम नहीं कह सकते, आप इसको आयन कहेंगे। ठीक है, ये आपके पास एटम नहीं है। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, एटम आपके पास क्या होगा? ये आपके पास न्यूट्रल इन नेचर होगा, कंडीशन को ओबे करेगा। नेवर फ्री एग्जिस्ट इन नेचर, फ्री एग्जिस्ट में नहीं करेगा। मतलब अब देखिए आपके पास H2O है, H2O में कितने नंबर ऑफ एटम है? 3 नंबर ऑफ एटम है। 2 आपके पास हाइड्रोजन है, H2O बना है 2 हाइड्रोजन से और प्लस 1 ऑक्सीजन से बना है। किससे बना है? 1 ऑक्सीजन से बना है। अब आप देखें तो हाइड्रोजन आपके पास इस तरह एटॉमिक फॉर्म में नेचर में नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन आपको एटॉमिक फॉर्म में नेचर में नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको इस तरह H2O मिलेगा। अब आपके पास O2 है, तो O2 बना है 1 ऑक्सीजन प्लस दूसरे ऑक्सीजन से। अब एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन आपको नहीं मिल सकता, आपको O2 मिलेंगे, ये मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे। मतलब एटम आपके पास नेचर में फ्री एग्जिस्ट नहीं करता। ये कंडीशन, नेवर फ्री एग्जिस्ट इन नेचर, न्यूट्रल इन नेचर, ये कंसेप्ट तो आपको समझ में आया? बोलो समझ में आया? तो एटम आपके पास स्मॉलेस्ट या फंडामेंटल यूनिट ऑफ एलिमेंट है, लेकिन द सब्सटेंस द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, आप इस तरह भी डिफिनेशन लिख सकते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर विच आर न्यूट्रल इन नेचर एंड नेवर फ्री एग्जिस्ट इन नेचर आर कॉल्ड एटम। इसको आप एटम कह सकते हैं। पूरा कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है, समझ में आया। अब देखो सर मुझे पता है कि अब एटम है तो एटम का कुछ ना कुछ मास होगा। एटम का क्या होगा? एटम का कुछ ना कुछ मास होगा। तो एटम का जो मास है इसको हम कहते हैं एटॉमिक मास, सिंपल। अरे सर आपका मास है तो सर का मास, आपका मास है, स्टूडेंट का मास, मोबाइल का मास है, मोबाइल का मास, कैमरे का मास है, कैमरे का मास, लाइट का मास है, लाइट का मास, पंखे का मास है, पंखे का मास, वो लगा ले बस, सिंपल। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एटॉमिक मास आपके पास क्या है? द मास ऑफ एन एटम, एक एटम का मास ऑफ एन एटम आर कॉल्ड, इसको मैं क्या कहूंगा? आर कॉल्ड एटॉमिक मास। अरे सर मैंने तो ये कहा है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन मास प्लस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मास आर कॉल्ड एटॉमिक मास। वेट करें ना, ठीक है।
एटम का जो मास है वो आपके पास एटॉमिक मास, सिंपल बात। द मास ऑफ एन एटम आर कॉल्ड एटॉमिक मास। एटम का जितना मास है वो उसको आप बोले एटॉमिक मास। मेरा मास से मेरा मास बोल दें, इजी है, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम। एक एटम का मास, जितना एक एटम का मास ज्यादा उतना उसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा, जितना एक एटम का मास कम उतना उसका एटॉमिक मास कम होगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर अब इस एटम का मास किससे बना होगा, मतलब किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो जाहिर सी बात है मेरा मास से तो किस पर डिपेंड करते हैं, मेरे हाथों का मास, मेरे सर का मास, मेरे बालों का मास, मेरे कपड़ों का मास, मेरे सब कुछ का मास मेरा मास कहलाता है। अब एटम का मास, तो एटम में जितने भी पार्टिकल्स है उन सब पार्टिकल का मास कंबाइन कर ले, जो इकट्ठा मास आता है वो एटॉमिक मास कहलाता है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एटॉमिक मास, आपके पास जो एटॉमिक मास है इज इक्वल टू मास ऑफ ऑल पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल्स है, आप ऑल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, एक एटम का जितना भी पार्टिकल्स है उन सब पार्टिकल का मास एटॉमिक मास कहलाता है। सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो है नहीं, इसके अलावा भी है यार। आपके पास तकरीबन 150 प्लस एटम में जो है पार्टिकल है। किसी बुक में 100 प्लस लिखा है, किसी में 150 प्लस लिखा है, किसी में 200 प्लस लिखा है। अब मैंने तो खुद जो है नहीं देखा है, लेकिन कंसेप्ट सिर्फ ये आते हैं कि कुछ साइंटिस्ट सिर्फ थ्योरेटिकली ये प्रेडिक्ट करते हैं कि 200 प्लस इसमें है, कुछ साइंटिस्ट प्रेडिक्ट करते हैं कि नहीं इसमें 150 प्लस है। लेकिन प्लस नंबर में आप अगर एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो आप 100 प्लस लिख के, क्योंकि 100 प्लस में 150 प्लस भी आता है, 200 प्लस भी आता है, ठीक है। तो 100 प्लस इसमें जो है पार्टिकल है। तो इन 100 प्लस पार्टिकल का जो मास है उसको कंबाइन कर ले, उससे जो मास बनता है वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास एटॉमिक मास कहलाता है। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया? समझ रहे हो? ठीक है। अब इसमें थोड़ा और कंसेप्ट करते हैं, शाबाश इनको लिख ले, मिटा दें, चलो मिटाते हैं। अब देखो एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ ऑल पार्टिकल्स एन एटम। एटम में जितने भी पार्टिकल है उन सब का मास एटॉमिक मास। सर बताएं ना एटम में कौन से पार्टिकल है। देखो एटम में 100 प्लस पार्टिकल है, इसमें कुछ नाम आप याद करें क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं। देखो एटम में ये तो आपको पता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन है, एटम में प्रोटॉन है, एटम में न्यूट्रॉन है, ये 3 पार्टिकल आपको पता है। इसके अलावा एटम में आपके पास जो है क्वार्क्स है। क्या है आपके पास? क्वार्क्स असल में न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये फर्दर इसका पार्टिकल है, ठीक है। और ये क्वार्क्स फिर आपके पास 6 टाइप है। क्या है? 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स है। इसमें अप क्वार्क्स, इसमें डाउन क्वार्क्स, इसमें बॉटम क्वार्क्स, इसमें चारम क्वार्क्स, इसमें आपके पास जो है स्ट्रेंज क्वार्क्स, एटसेट्रा, ये सब इसमें आते हैं। 6 टाइप्स है, ठीक है, ये क्वार्क्स। इसके अलावा एटम्स में आपके पास लेप्टॉन है, एटम में आपके पास हेड्रॉन है, एटम में आपके पास बोसॉन है, इस एटम में आपके पास मीजॉन है। ये सब पार्टिकल जो है इसमें एग्जिस्ट है, ठीक है। ये सब पार्टिकल इसमें एटम में क्या है? एग्जिस्ट। इन सब का मास आप कलेक्ट कर ले और आपके पास एटॉमिक मास कहलाता है, ठीक है। और के पास क्या होगा? एटॉमिक मास होगा। देखो तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं द एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ लेप्टॉन, मास ऑफ क्वार्क्स, मास ऑफ हेड्रॉन, मास ऑफ बोसॉन, मास ऑफ मीसॉन? ये मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल मैं लिख सकता हूं। लेकिन एक बात नोट कर लें, अगर मैं इन सब को लिखूंगा ना तो मतलब 200 इसी तरह ये बोर्ड डक हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर एक बात नोट करें, ये जितने भी पार्टिकल्स है, ये जितने भी पार्टिकल है, चाहे 100 हो, 200 हो, 150 हो, लेकिन 100 प्लस हो, तो इन सब में आपके पास ये प्रोटॉन जो है ना, मास आप देखें तो मास प्रोटॉन का एंड न्यूट्रॉन का सबसे
हेवीएस्ट है, ये सबसे हेवीएस्ट पार्टिकल है। क्या है आपके पास? हेवीएस्ट पार्टिकल। अगर मैं ऐसा लिखूं कि पार्टिकल्स ऑफ एटम जो है, पार्टिकल्स ऑफ एटम, एटम का जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स ऑफ एटम्स, तो ये पार्टिकल्स ऑफ एटम डिवाइड किया गया है टू कैटेगरी में। किस में? टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक आपके पास हेवीएस्ट, क्या बोलते हैं, हैवी मास पार्टिकल, हेवीएस्ट मास पार्टिकल, और दूसरा आपके पास लाइट मास पार्टिकल है। इस हैवी मास पार्टिकल में क्या आते हैं? इसमें प्रोटॉन आते हैं, और इसमें क्या आते हैं? इसमें न्यूट्रॉन आते हैं। क्या आते हैं? इसमें न्यूट्रॉन आते हैं। ये आपके पास हैवी मास पार्टिकल है। लाइटेस्ट मास पार्टिकल क्या है? बाकी जितने भी पार्टिकल है ये आपके पास लाइट मास पार्टिकल है, एटम का लाइटेस्ट पार्टिकल है। इन दोनों के अलावा जितने भी पार्टिकल्स है वो आपके पास क्या है? वो आपके पास लाइट मास वाला पार्टिकल है। अब देखो एक बात और भी नोट कर ले, तो अगर मैं ऐसा लिखूं कि एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू, ये तो हेवीएस्ट है, ये तो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड होता है, तो लिहाजा मैं ऐसा लिखूंगा कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है एक एटम में, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इन सब का मास, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और इन सब न्यूट्रॉन का मास, प्लस नंबर ऑफ ऑल पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल्स है एक एटम में, और इसका क्या? इसका मास। ये आपके पास एटॉमिक मास कहलाता है। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास एटॉमिक मास कहलाता है। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया? अब देखो, अब एक एटम का आप मास फाइंड कर ले, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ ऑल पार्टिकल के साथ आप एटम का मास फाइंड कर ले, ठीक है, और फिर उस एटम का सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास काउंट कर ले, तो दोनों मास सेम टू सेम आता है। यह आपका कंसेप्ट जो है थोड़ा जो है मैंने उसको हिला कर रख दिया। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो कि सर सिर्फ दो पार्टिकल, दो टाइप ऑफ पार्टिकल है और इसका मास सब एटम का मास के बराबर होगा। एग्जैक्टली। देखो यहां पर सपोज अगर मैं एटॉमिक मास को इस तरह लिखूं कि आपके पास एटॉमिक मास है इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है और इन सब का मास, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और इस सब का मास। इस फार्मूले के थ्रू आप एक एटम का मास फाइंड कर ले और फिर इस फार्मूले के थ्रू आप एक एटम का मास फाइंड कर ले, तो दोनों का मास सेम आएगा। तो इस बात का मतलब ये है कि ये नंबर ऑफ ऑल पार्टिकल, ये जो लाइट पार्टिकल है ये सबसे लाइटेस्ट है। क्या है आपके पास? सबसे लाइटेस्ट है। और लाइटेस्ट है इस बात का मतलब ये है कि आपके पास एक चाबड़ी में जो है हाथी है, दूसरे चाबड़ी में तराजू के चाबड़ी में आपके पास एक चिमटी है, तो आप कंपेयर करें यार हाथी को चिमटी से। चिमटी का मास कुछ भी नहीं है हाथी के मुकाबले में। सेम इसी तरह इन सब का मास चिमटी जैसा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन डान है और इसका मास आपके पास हाथी जैसा है। तो इसलिए हम एटॉमिक मास में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास कंसीडर करते हैं। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोले समझ में आया? तो मॉडर्न डिफिनीशन हमारे पास ये आस हो गया कि एटॉमिक मास में हम सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन मास प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मास लेंगे। अब ये कंसेप्ट मैंने पहले इसलिए नहीं बताया था क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट ये कहता तो फिर आप जरूर ये क्वेश्चन करते कि सर एटम में आप कह रहे कि 200 पार्टिकल है, 150 पार्टिकल है, तो फिर क्यों हम बाकी का पार्टिकल का मास नहीं गिनते? तो मैंने धीरे धीरे कंसेप्ट को डेवलप करते फिर यहां तक आ गया। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोले समझ में? शाबाश, इनको लिख ले, इसको मिटा दे। चलो मिटाते हैं। अब देखो, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि एटॉमिक मास हमारे पास अब क्या है? तो मैं इस तरह डिफिनीशन लिखूंगा, द मास ऑफ ऑल
प्रोटॉन, जितने भी प्रोटॉन है, द मास ऑफ ऑल प्रोटॉन प्लस ऑल न्यूट्रॉन, जितना न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन्स इन एन एटम, एक एटम में, इन एन एटम आर कॉल्ड, इसको मैं कहूँगा आर कॉल्ड एटॉमिक मास। इसको मैं क्या कहूँगा? इसको मैं एटॉमिक मास कहूँगा। तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू, एटॉमिक मास इज इक्वल टू ए नंबर, ये आपको नंबर दिखाते हैं, मतलब कितना नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इन सब का मास प्लस ये नंबर दिखाता है और ये सिंबल न्यूट्रॉन दिखाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और इन सब का मास, इनका कंबाइन कर लें तो आपके पास एटॉमिक मास आएगा। क्या आएगा? एटॉमिक मास आएगा। अब देखो, अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि एटॉमिक मास को मैं किस में रिप्रेजेंट करूंगा? मास तो मास है। अब मास का यूनिट क्या है? आपको पता है, ग्राम है, किलोग्राम है, इस तरह आप कह सकते हो, ठीक है। तो मतलब मास का यूनिट तो हमारे पास जो है, ये मास का यूनिट आपके पास क्या है? ग्राम है या किलोग्राम है, ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं। लेकिन एटॉमिक मास का जो यूनिट है, एटॉमिक मास, ये बात याद रखें कि एटॉमिक मास का जो यूनिट है ये आपके पास क्या है? ये आपके पास AMU है, यूनिफाइड मास। आपके पास क्या है? एटॉमिक मास यूनिट को मैं AMU से रिप्रेजेंट करता हूं। कैसे? देखो, मैं आपको अंडरस्टैंड करता हूं। सपोज यहां पर आपके पास मास है और इस मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम। तो किलोग्राम आप यूज करते हो किस के लिए? किन चीज़ों के लिए आप यूज़ करते हो? आप टमाटर के लिए, प्याज के लिए, आलू के लिए, इन सब के लिए यूज़ करते हैं। मतलब जो डेली लाइफ में आप इस्तेमाल करते हो, खाना पकाने की चीज़ें या जो स्मॉल अमाउंट में इस्तेमाल होते हैं, उनके लिए आप किलोग्राम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो, किलोग्राम का यूनिट इस्तेमाल करते हो। जाओ बाज़ार में जाओ, 1 किलोग्राम आलू ले आओ, या 1 किलो जो है टमाटर ले आओ, या 1 किलोग्राम जो है प्ला लाओ, इस तरह आप बातें कहते हो। इसके अलावा आपके पास मास का यूनिट ग्राम भी है। क्या है? आपके पास ग्राम भी है। अब ग्राम आप किसके लिए यूज करते हो? आप इस तरह नहीं बोल सकते कि जाओ बाजार जाओ और 1 ग्राम जो है टमाटर लाओ, या 3 या 100 ग्राम जो है टमाटर लाओ, या 50 ग्राम जो है टमाटर लाओ, या 1000 ग्राम जो है टमाटर लाओ। आप सिंपल के किलोग्राम इसके लिए यूज करते हैं। ग्राम आप उस वक्त यूज करेंगे कि 1 ग्राम चांदी लगाओ, 1 ग्राम आपके पास ये लगाओ, आपके पास 100 ग्राम जो है बाल है। मतलब जो आपके पास चीज़ों का मास कम होते हैं और आप इसको यूज करते हो तो फिर ग्राम का कंसेप्ट आता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है, 1 ग्राम सिंपल 1 ग्राम है, तो मतलब किलोग्राम बड़ा यूनिट है ग्राम के लिहाज से। अब इसके अलावा भी आप बड़ा यूनिट का इस्तेमाल कर सकते हो। सपोज आप सरिया जो है लेंटर में लगाते हो, तो उसके लिए आप फिर ऐसा नहीं कह सकते कि 100 किलोग्राम जो है सरिया ले आओ, नहीं, आप इसके लिए फिर टन का इस्तेमाल करते हो कि इतना टन जो है सरिया ले आओ। तो मतलब आप यूनिट को बढ़ाते हो। क्यों बढ़ाते हो? क्योंकि वहाँ पर किलोग्राम का कंसेप्ट फिर मतलब आप बोलेंगे तो टाइम भी वेस्ट होगा, आप लिखेंगे तो आपसे ज़्यादा टाइम भी मांगेगा, पेपर भी ज़्यादा मांगेगा, मतलब टाइम भी वेस्ट होगा, ये सब। और केमिस्ट्री और फिजिक्स बायो का काम क्या है? चीज़ों को आसान बनाना, ठीक है। तो इसके अलावा मास के लिए आप टन का यूनिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इतना टन है आपके पास, ठीक है। अब अगर ग्राम का कंसेप्ट है तो ग्राम आप छोटे चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हो, जैसे सोना चांदी, इसके लिए। इसके अलावा आपके पास इसके छोटा यूनिट जो है आप इस्तेमाल करते हो मिलीग्राम। क्या इस्तेमाल करते हो? मिलीग्राम। मिलीग्राम का कंसेप्ट भी आप इस्तेमाल करते हो। ये भी आप जो है माइक्रो लेवल पर इस्तेमाल करते हो कि इतना मिलीग्राम हमारे पास ये है, आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो स्मॉलेस्ट यूनिट आता है, सबसे स्मॉलेस्ट, ये हमारे पास AMU का आता है। क्या आता है? AMU। ये AMU का यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं किस लेवल पर? एटॉमिक लेवल पर, क्योंकि एटम के से अलावा तो और हमारे पास पार्टिकल है ही नहीं छोटा, ठीक है, जो कि एग्जिस्ट करता है हमारे पास नेचर में, या न्यूट्रल है। और मतलब ये तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर है ना, ठीक है, वो स्मॉलेस्ट पार्ट है लेकिन 3 कंडीशन के साथ साथ, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? AMU। AMU का यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखो,
तो जो भी एटम है, अगर सपोज मैं आपसे कहूं कि आपके पास क्या है, आपके पास कार्बन है, क्या है आपके पास कार्बन है, तो कार्बन का मास कितना है, इस तरह ना बोलो कि ये आपके पास 12 ग्राम है, ग्राम तो लार्ज यूनिट है यार। आपके पास क्या है, आपके पास ये 12 AMU बोले कि आपके पास 12 AMU है। इस तरह हाइड्रोजन का मास क्या है, हाइड्रोजन का मास आपके पास 1 AMU है, क्या है आपके पास 1 AMU है। इसके अलावा आपके पास जो है क्या बोलते हैं, हीलियम का मास कितना है, तो हीलियम का मास आपके पास जो है 4 AMU है, ठीक है, ये है। अब सर मुझे कैसे पता चलेगा कि इस एटम का मास इतना है, इसका मास इतना है, इसलिए तो हम ये लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, पीरियोडिक टेबल में सब कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा था कि एटॉमिक मास को आप किस यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे, AMU में। AMU क्या है क्या नहीं है वो रिलेटिव एटॉमिक मास में हम कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे, इसके बाद जो लेक्चर आते हैं, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास। क्योंकि अगर यहाँ पर मैं अब स्टार्ट करूँ तो मतलब लेक्चर फिर हमारे हाथ में नहीं रहेगा, मतलब फिर हम एक तरफ जाएंगे फिर दूसरी तरफ जाएंगे, तो लेक्चर का फ्लो जो है वो खराब हो जाएगा। तो आपके पास मास यूनिट क्या है एटॉमिक मास का, ये आपके पास AMU है, AMU में आप एक्सप्रेस करते हो। अब दोबारा ये कंसेप्ट पर आते हैं, तो एटॉमिक मास बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन इसका मास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसका मास, ठीक है। अगर इसको मैं दोबारा लिखूं, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इसका मास प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और इसका मास, ये है आपके पास, ठीक है, ये है आपके पास। अब देखो इसमें ये नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या शो करता है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन शो करता है, ये क्या है आपके पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको एटॉमिक नंबर शो करता है, एटॉमिक नंबर कि पीरियोडिक टेबल में ये एटम किस नंबर पर प्रेजेंट है, थर्ड है, सेकंड है, फोर्थ है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ये आपको एटॉमिक नंबर शो करते हैं, एटम का नंबर शो करते हैं। जिस तरह के हमारे पास किसी चीज़ होते हैं, किसी चीज़ हम उसको नंबर में डिवाइड करते हैं। एक हॉस्टल में आप जाकर तो आप से कहेगा कि 7 नंबर रूम पर आप जाए, 12 नंबर रूम पर आप जाए, तो ये उस रूम का नंबर है। इसी तरह एटम का भी अपना नंबर होता है, ठीक है, और ये नंबर हमने उसको दिया है किसके बुनियाद पर, प्रोटॉन की बुनियाद पर। एक एटम में 2 प्रोटॉन हो तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 2 होगा। एक एटम का एटॉमिक नंबर 10 है तो इसका मतलब ये है कि इसमें 10 प्रोटॉन है, सिंपल बात है यार, ठीक है, जस्ट नंबर आपको रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पर ये नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर, ये मास कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप इस तरह नहीं कह सकते कि हॉस्टल में जाओ और 7 किलोग्राम रूम पर आप आ जाए, इस तरह नहीं बोल सकते ना। आप जस्ट नंबर उनको बोलेंगे कि 7 नंबर रूम में मैं रहता हूं, 7 नंबर रूम में आप आ जाए, सिंपल, ये नंबर है, ठीक है। तो एटॉमिक मास का यूनिट है लेकिन एटॉमिक नंबर का यूनिट नहीं है, क्योंकि ये आपके पास सिंपल जस्ट एक नंबर है। क्या तक कंसेप्ट समझ में आया, बोलो समझ में आया। अब ठीक है, अब बात करते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर से आप जो है एटॉमिक मास का कंसेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर एक एक एटम का आप याद करें तो फिर उसका मास भी आपको पता चलेगा, ठीक है। अब देखिए एटॉमिक नंबर मैं इस तरह कहूंगा, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन आर कॉल्ड, इसको मैं क्या कहूंगा, आर कॉल्ड एटॉमिक नंबर, इसको मैं एटॉमिक नंबर कहूंगा। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम आर कॉल्ड एटॉमिक नंबर, किसी एटम में जितना प्रोटॉन है उतना उसका नंबर है, ठीक है, उसका उतना एटॉमिक नंबर यही है, एटम का नंबर है, ठीक है। तो क्या एटॉमिक नंबर मैं इस तरह फार्मूले के तौर पर लिख सकता हूं, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब इसके साथ m ना लगाए, m लगा दिया तो ये गलत है, एमसीक्यूज में आ सकता है विच वन शो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एटॉमिक नंबर, इस तरह आ जाए तो ये आपके पास गलत होगा, ये आपके पास ठीक होगा। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द NP, नंबर ऑफ प्रोटॉन। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया, बोलो समझ में आया। अब ठीक है,
सर मैंने तो ऐसा डिफिनेशन भी पढ़ा है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन एटम आर कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एग्जैक्टली, वेरी गुड। अब देखो मैं आपको एक कंसेप्ट करता हूं, इसको मिटाता हूं तब आपको करूंगा, ठीक है? शाबाश। उसका कंसेप्ट सिर्फ क्लियर करता हूं कि क्या कंसेप्ट है। हम यहां पर फोकस करेंगे कंसेप्ट पर, ठीक है? क्योंकि अगर कंसेप्ट आपको समझ में आए ना तो एमसीक्यूज ठीक करना गलत करना ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये सब कंसेप्ट पर डिपेंड करता है। रट्टे से कुछ नहीं होता, अल्लाह की कसम, रट्टे से कुछ भी नहीं होता, ठीक है? कंसेप्ट को क्लियर करें, इसको नहीं मिटाता, ठीक है? अब देखिए हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर ये बराबर है किसके? ये बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। सर आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन क्यों जस्ट कहा है? देखो सपोज हमारे पास हाइड्रोजन है, आपको पता है कि हाइड्रोजन में न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और इसका एक शेल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन की वजह से आप एटॉमिक नंबर को डिफाइन कर ले तो एटॉमिक नंबर इसका कितना आता है? मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है। अब अगर प्रोटॉन के लिहाज से आप एटॉमिक नंबर को डिफाइन कर ले तो एक प्रोटॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो सर मेरा बात तो ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन आर कॉल्ड एटॉमिक नंबर। वेरी गुड, वेट। लेकिन अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन रिएक्शन करे, इलेक्ट्रॉन लॉस कर ले तो H+ बनता है। H+ का मतलब ये है कि अब हाइड्रोजन ने जो है इलेक्ट्रॉन को जो है लॉस किया है, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके साथ सिर्फ और सिर्फ 1 प्रोटॉन है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन की वजह से एटॉमिक नंबर डिफाइन कर ले, किसकी वजह से? एटॉमिक नंबर आप डिफाइन कर ले इलेक्ट्रॉन की वजह से तो 0 आता है, और प्रोटॉन की वजह से आप एटॉमिक नंबर डिफाइन कर ले, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की वजह से तो ये 1 आता है। तो अब मैं 1 लूंगा या मैं 0 लूंगा, यहां पर कंसेप्ट जो है गलत आता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम आर कॉल्ड एटॉमिक नंबर। हाँ, अगर आप डिफिनेशन को ऐसा लिखे कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम में जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं किया है, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किया है, ठीक है, ना गेन किया है ना लॉस किया है, न्यूट्रल एटम है, तो उसका इलेक्ट्रॉन भी एटॉमिक नंबर कहलाता है। वेरी गुड, ये कंसेप्ट सही है। लेकिन डायरेक्ट आप कहे कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन एटम आर कॉल्ड एटॉमिक नंबर, ये गलत है, ठीक है? तो सेकंड डिफिनेशन अपने पास ये लिखिए, सेकंड डिफिनेशन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम, इन न्यूट्रल एटम में आर कॉल्ड, इसको मैं क्या कहता हूं? आर कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इसको मैं क्या कहता हूं? एटॉमिक नंबर कहता हूं। क्यों? वाई? रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमारे पास जो न्यूट्रल एटम है, क्या है हमारे पास? न्यूट्रल एटम है। ये बात भी याद रखें, न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये बराबर होते हैं किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है? इसलिए इससे भी हम एटॉमिक नंबर डिफाइन कर सकते हैं, इससे भी हम एटॉमिक नंबर डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन न्यूट्रल एटम ना हो तो फिर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन से हम एटॉमिक नंबर डिफाइन करेंगे। ये कंसेप्ट इंतहाई जरूरी है। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया? अब सर हमें पता कैसे चलेगा कि इस एटम का एटॉमिक नंबर ये है, इसका ये है, इसका ये है? ये तो इंतहाई इजी है और यहां से पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट स्टार्ट होता है, ठीक है? तो इससे स्क्रीनशॉट ले या इसको लिख ले, शाबाश, और अपने पास फिर हेडिंग डाल ले, पीरियोडिक टेबल लेक्चर नंबर 1, शाबाश।